रात के सन्नाटे में जब पूरी दिल्ली नींद में डूबी होती है, तभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ भरी जगह पर घटती है एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं उस रात सब कुछ सामान्य था। लोग अपने परिवारों के साथ सफर पर निकल रहे थे, पर किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा कुछ लोगों के लिए उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। एक लड़की, खून से सना चेहरा और एक शापित ट्रेन। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ईरी हॉरर टेल्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डर और रहस्य की सच्ची कहानियां। अगर आप भी सस्पेंस और हॉरर की इन अंधेरी गलियों में हमारे साथ सफर करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपके दिल की धड़कनें तेज कर गया। तो चलिए, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर मोड़ पर इंतजार कर रही है मौत की दस्तक। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की रात हमेशा की तरह भीड़ से भरी हुई थी, लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। घड़ी में 7:30 बज रहे थे और आरव चौधरी अपने माता पिता और छोटी बहन तन्वी के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ा था। चारों ओर शोरगुल था, कहीं कुलियों की आवाजें, कहीं भागते भागते यात्रियों के कदमों की धम धम, तो कहीं गाड़ियों की सीटी और चिल्लपों। पर इस शोर के बीच भी आरव को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो भीड़ के बीच कोई अनदेखी नजर उसे लगातार ताक रही हो। उसने कई बार मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार भीड़ का चेहरा धुंधला सा दिखता और उसकी आंखें किसी खास पर टिक ही नहीं पाती। प्लेटफॉर्म के एक कोने में अंधेरा पसरा था, जहां पीली ट्यूबलाइट की रोशनी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। वहीं पर कुछ अजीब से लोग खड़े थे, पुराने फटे कपड़े पहने, बेजान आंखों वाले, जिनके चेहरे पर न तो कोई हंसी थी न कोई भाव। वे बस आते जाते यात्रियों को यूं ही ताकते रहते जैसे उनके भीतर कोई गहरी खामोशी छुपी हो। आरव को उन पर नजर पड़ते ही अजीब सा डर महसूस हुआ। वह सोचने लगा कि शायद यह उसका वहम है, पर दिल की धड़कनें यह मानने को तैयार नहीं थीं। ट्रेन आने का समय हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई और लोग धक्का मुक्की करते हुए अपनी अपनी बोगियों की ओर दौड़ पड़े। आरव का परिवार भी भीड़ के साथ साथ चल पड़ा। किसी तरह उनका सामान खींचते हुए वे लोग अपने रिजर्वेशन वाले डिब्बे तक पहुंचे। डिब्बा पहले से ही यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। भीड़, गर्मी और पसीने की बदबू से माहौल भारी लग रहा था, पर इसके बीच आरव को सबसे ज्यादा खटक रहा था वह अदृश्य बोझ, मानो इस डिब्बे की हवा में ही कोई दबी दबी चीखें गूंज रही हों। सीटें संभालने के बाद सबने राहत की सांस ली। पिताजी ने कहा, बस बेटा, थोड़ी देर में ट्रेन चल देगी, फिर सब ठीक लगने लगेगा। लेकिन आरव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके भीतर का डर क्यों बढ़ता जा रहा है। जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ी, उसी वक्त अचानक डिब्बे की लाइटें तेजी से झपकने लगीं। कुछ पल के लिए डिब्बा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया और फिर रोशनी वापस आई। उस क्षण में हर चेहरे पर घबराहट साफ दिखी, लेकिन अगले ही पल सबने इसे सामान्य मानकर अनदेखा कर दिया। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। खिड़की से बाहर काले अंधेरे का सन्नाटा फैला था। हल्की हवा के साथ डिब्बे में अचानक अजीब सी ठंडक फैल गई, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। तन्वी ने मां से कहा कि उसे बहुत ठंड लग रही है और मां ने जल्दी से उसे शॉल उड़ा दी। पर आरव को लग रहा था कि यह ठंड सामान्य नहीं थी। यह ठंड ऐसी थी जैसे किसी अदृश्य साए की सांस उसकी गर्दन से छू रही हो। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। यात्रियों ने अपना खाना खा लिया और धीरे धीरे सब बर्थ पर लेट गए। डिब्बे में अब सिर्फ नाइट लाइट की हल्की नीली रोशनी थी। खामोशी का आलम ऐसा था कि सिर्फ रेल की पटरी पर पड़ती धड़धड़ की आवाज ही गूंज रही थी। आरव भी ऊपरी बर्थ पर लेट गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे लगता कोई पास ही फुसफुसा रहा है। कुछ देर बाद उसने साफ साफ सुना, सीट के नीचे से खट 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 जैसी आवाजें आ रही थीं। पहले तो उसने सोचा शायद किसी यात्री का सामान हिल रहा होगा, लेकिन जब आवाज के साथ साथ हल्की सी बुदबुदाहट भी आने लगी,
तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह ध्यान से सुनने लगा। शब्द साफ नहीं थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा हो। आरव, आरव। उसने घबराकर ऊपर से झांकने की कोशिश की, लेकिन नीचे सब लोग सोए हुए थे। तन्वी गहरी नींद में थी और माँ बाप भी थकान से चूर होकर सो चुके थे। फिर ये आवाज किसकी थी? वह खुद को समझाने लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी अचानक बर्थ हिलने लगी, जैसे कोई नीचे से जोर जोर से धक्का दे रहा हो। आरव का पसीने से भीगा शरीर कांप उठा। उसने बर्थ पर करवट बदली और आंखें बंद करने की कोशिश की, पर नींद कहाँ। कानों में वही खटपट और फुसफुसाहट गूंजती रही। समय का अंदाजा नहीं रहा, लेकिन जब उसने धीरे से आंखें खोली तो उसका दिल मानो धड़कना ही भूल गया। सामने वाली बर्थ पर हल्की नीली रोशनी में एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, आंखें लाल और सूनी, मानो किसी गहरी पीड़ा से भरी हों। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान ऐसी थी कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वह बिना पलक झपकाए सीधे आरव की आंखों में देख रही थी। आरव की सांस अटक गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका शरीर मानो पत्थर हो गया हो। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगीं। ट्रेन की खटखटाहट उस समय बहुत दूर की आवाज लग रही थी। डिब्बे में बाकी यात्री गहरी नींद में थे। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि सामने वाली बर्थ पर बैठी वह खून से सनी लड़की धीरे धीरे आरव की ओर झुक रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी सांसों से सड़ी हुई बदबू डिब्बे की हवा में घुल रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सपना है या सच, पर उसका शरीर कांप रहा था और उसके कानों में वही नाम गूंज रहा था, आरव। और उसी क्षण उसे लगा कि अब शायद अगला पल उसका आखिरी होगा। आरव की आंखें फैल चुकी थीं। सामने वाली बर्थ पर बैठी खून से सनी लड़की एकटक उसे घूर रही थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा पूरी ट्रेन सुन लेगी। मगर अगले ही पल जब उसने घबराकर पलक झपकी तो सामने की बर्थ बिल्कुल खाली थी। वहां कोई नहीं था, न खून, न चेहरा, न वह लाल आंखें। बस हल्की नीली रोशनी में खाली गद्दा पड़ा था। आरव ने हांफते हुए गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसने तुरंत अपने माता पिता को जगाया और कांपती आवाज में सब कुछ बताया, लेकिन पिताजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यह सब थकान और नींद की वजह से है, ज्यादा सोच मत। मां ने भी प्यार से समझाया कि वह डरावना सपना रहा होगा। तन्वी तो हंसने भी लगी। भैया, तुम तो बच्चों की तरह डर रहे हो गया। मगर उसके भीतर का डर और बेचैनी और गहरी हो गई। वह जानता था कि उसने सपना नहीं देखा था, जो देखा वह हकीकत थी। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। स्टेशन सुनसान सा था और प्लेटफॉर्म पर गिने चुने लोग दिखाई दे रहे थे। तभी डिब्बे के दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला चढ़ी। उसका रूप बेहद अजीब था। सफेद और मैली साड़ी, खुले बिखरे बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा। उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी और चमकीली थीं, जैसे अंधेरे में भी सब कुछ देख लेती हों। वह धीरे धीरे लंगड़ाती हुई अंदर आई और यात्रियों के बीच बैठ गई। आरव ने देखा कि वह बार बार उसकी ओर देख रही है। उसकी निगाहें किसी सामान्य यात्री की नहीं थीं। उनमें एक अजीब सा रहस्य और डर समाया हुआ था। वह लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी, मानो किसी से बात कर रही हो। अचानक उसकी फटी हुई आवाज साफ सुनाई दी, ये सफर तेरे लिए नहीं है, नहीं है। आरव का गला सूख गया। उसने सिर घुमा लिया और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक पागल औरत है, लेकिन दिल की धड़कनें कह रही थीं कि उसकी बातों में कोई गहरी सच्चाई छुपी है। रात और गहरी हो गई थी। डिब्बे में खामोशी छा गई। लोग अपने अपने बर्थ पर लेट चुके थे, मगर तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। डिब्बे का माहौल दहशत में बदल गया। सभी यात्री घबराकर उठ बैठे। देखा गया कि एक यात्री जो खिड़की के पास बैठा था गायब हो चुका था। उसकी सीट खाली थी और वहां सिर्फ उसका बैग पड़ा था। लोगों में खलबली मच गई। कोई कह रहा था कि वह चोरी छिपे उतर गया होगा, तो कोई फुसफुसा रहा था कि आत्मा उठा ले गई। आरव के दिल में अजीब सा डर भर गया।
वह बार बार वही खून से सनी लड़की याद करने लगा। बुजुर्ग महिला, जिसे सब अब सिद्धिमाई कहकर पुकार रहे थे, धीरे धीरे उठी और सीधे आरव की ओर बढ़ी। उनका चेहरा रहस्यमय था, आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, डर मत, पर सुन ले, इस ट्रेन में सिर्फ जिंदा लोग नहीं हैं, यहां वो भी हैं जिनका सफर अधूरा रह गया। आरव का शरीर कांप उठा। उसने बोलना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। मां ने उसे फिर से डांटते हुए कहा कि वह इन बकवास बातों पर ध्यान न दे, मगर सिद्धिमाई की आंखों की गहराई ने उसके मन में डर को और गहरा कर दिया। थोड़ी देर बाद जब सब फिर से अपनी अपनी सीटों पर लेटे तो आरव को नींद बिल्कुल नहीं आई। उसे बार बार वही गायब यात्री याद आ रहा था। उसकी चीख अब भी कानों में गूंज रही थी। उसने खुद को शांत करने के लिए टॉयलेट जाने का निश्चय किया। डिब्बे का गलियारा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक एक कर लगी हुई पीली लाइट्स टिमटिमा रही थीं। ट्रेन की खटखट की आवाज और खिड़की से आती रात की ठंडी हवा पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। आरव धीरे धीरे चलता हुआ टॉयलेट तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, वहां की सीलन और गंध ने उसे विचलित कर दिया। उसने हाथ मुंह धोने के लिए शीशे में देखा और देखते ही उसका खून जम गया। शीशे में उसकी परछाई वही नहीं थी जो वह खुद था। उसका चेहरा बदला हुआ था, पीला, सूजा हुआ, आंखें लाल और गहरी, होंठों से खून टपक रहा था। वह परछाई उसे घूर रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैरों ने मानो साथ छोड़ दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा खोली तो शीशे में सिर्फ उसकी सामान्य शक्ल दिखाई दे रही थी, पर उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, ये सफर तेरे लिए नहीं है। रात की गहराई अब और घनी हो चुकी थी। ट्रेन लगातार पटरी पर दौड़ रही थी, लेकिन आरव को नींद जैसी चीज छू भी नहीं रही थी। जब भी वह आंखें बंद करता, उसके भीतर एक भयानक अंधेरा उमड़ने लगता और उसी अंधेरे से वही खून से सनी लड़की बार बार प्रकट हो जाती। कभी वह उसकी गर्दन पकड़ लेती, कभी उसके कान में धीमी धीमी आवाज में उसका नाम फुसफुसाती। आरव कई बार झटके से उठ बैठता। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। आसपास सब लोग सो रहे थे, मगर उसके लिए यह सफर किसी डरावने दुस्वप्न से कम नहीं था। करीब आधी रात का समय था। अचानक ट्रेन ने जोरदार झटका खाया और रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। आरव चौंक कर उठ बैठा। खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि ट्रेन किसी अजीब से स्टेशन पर रुक गई थी। यह जगह अनजानी और वीरान थी। प्लेटफॉर्म पर धुंध छाई हुई थी और पीली कमजोर सी ट्यूबलाइटें बस टिमटिमा रही थीं। आरव ने अपनी मां से कहा, यह स्टेशन कौन सा है? हमारे टाइम टेबल में तो नहीं था। लेकिन मां ने भी सिर हिलाते हुए कहा कि उसने कभी इस नाम का स्टेशन नहीं सुना। धीरे धीरे बाकी यात्री भी खिड़कियों से बाहर झांकने लगे और तभी सबकी सांसें अटक गईं। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग खड़े थे, मगर वे साधारण यात्री नहीं थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, फटेहाल धोती, कुर्ता, घाघरा चोली और हाथ में पुराने बक्से। उनके चेहरे धुंधले थे, मानो किसी ने धुंधली तस्वीर को खड़ा कर दिया हो। उनमें से कोई हिलता नहीं था, बस स्थिर खड़े होकर ट्रेन के यात्रियों को घूर रहे थे। डिब्बे के भीतर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आवाज निकालने की। तभी सिद्धिमाई धीरे धीरे उठी। उनकी आंखें अजीब चमक रही थीं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, ये मृत यात्रियों का स्टेशन है। यहाँ वो उतरते हैं जिनकी आत्माएं अधूरी यात्रा में फंस गईं, जिनकी मंजिल कभी पूरी नहीं हो पाई। यात्रियों की रूह कांप गई। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। आरव के सीने में धड़कनें और तेज हो गईं। उसे अचानक वही खून से सनी लड़की याद आई। उसके भीतर एक अजीब सा डर और सवाल उठने लगा, क्या वह भी इन्हीं अधूरी यात्राओं का हिस्सा थी? क्या उसका सच इस स्टेशन से जुड़ा हुआ था? ट्रेन कुछ देर तक स्थिर खड़ी रही। बाहर खड़े वे धुंधले चेहरे धीरे धीरे पास आने लगे। उनकी आंखें मानो खून पी जाने जैसी थीं। आरव खिड़की से हट गया और बर्थ से लगकर बैठ गया, मगर डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक ट्रेन की रोशनियां टिमटिमाने लगीं और फिर पूरी तरह बुझ गईं। पूरे डिब्बे में घुप अंधेरा छा गया।
लोगों ने डर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे रोने लगे, औरतें एक दूसरे से चिपक गईं। अंधेरे के बीच किसी यात्री की घबराई हुई आवाज आई, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे खींच रहा है। और अगले ही पल एक जोरदार चीख गूंजी। सबने महसूस किया कि किसी यात्री को खिड़की से बाहर अंधेरे में घसीट लिया गया। उसकी चीख धीरे धीरे दूर होती गई और फिर अचानक खामोशी छा गई। डिब्बे का माहौल मौत जैसा सन्नाटा बन गया। आरव का शरीर कांप रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, मगर उसकी आत्मा तक डर से भर चुकी थी। इतने में रोशनी की हल्की झलक लौटी। डिब्बे में हल्का सा उजाला फैल गया। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली और जो देखा उसकी सांस अटक गई। उसकी अपनी बर्थ के बिल्कुल बगल वाली बर्थ पर वही लड़की लेटी हुई थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, आंखें सुर्ख लाल और होंठों पर एक ठंडी मुस्कान। वह बिल्कुल स्थिर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे आरव की ओर टिकी हुई थीं। आरव के भीतर से चीख निकलना चाहती थी, मगर उसका गला बंद हो गया था। उसका पूरा शरीर बर्फ हो गया और उसकी आंखें उसी खून से सनी मुस्कान में जमी रह गईं। आरव का दिल मानो सीने से बाहर निकल आना चाहता था। सामने बर्थ पर लेटी उस खून से सनी लड़की की आंखें अब भी उसी पर टिकी हुई थीं। उसके होंठ धीरे धीरे हिले और बेहद धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, मेरा नाम रूहिणी है। आरव के रगों में खून जम गया। आवाज इतनी अजीब थी कि कभी वह सामान्य और मासूम सी लगती तो अगले ही पल डरावनी, भारी और कांपती हुई। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहां क्यों हो? लड़की ने हल्की मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में दर्द भी था और डर भी। उसने कहा, मेरा कत्ल इसी ट्रेन में हुआ था। कई साल पहले मुझे किसी ने मार डाला, लेकिन मेरा शव कभी मिला ही नहीं। यह सुनकर आरव का गला सूख गया। ट्रेन की खिड़कियों से आती हवा और भी ठंडी लगने लगी। उसे महसूस हो रहा था मानो डिब्बे की हर सांस अब भारी होती जा रही है। अचानक पूरा डिब्बा मानो किसी भूतिया ताकत से भर उठा। ऊपर रखे बैग अपने आप गिरने लगे, सीटें चरमराने लगीं, दरवाजे धड़ाम से खुलने बंद होने लगे। बीच बीच में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजती, लेकिन चारों ओर देखने पर कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। यात्री घबरा गए, औरतें चीखने लगीं, बच्चे अपनी मां से चिपक गए। कुछ लोग डर से डिब्बे के दूसरे हिस्सों में भागने लगे। सिद्धिमाई ने अपनी कमजोर मगर दृढ़ आवाज में कहा, भागकर कहीं शरण नहीं मिलेगी, यह उसका इलाका है। यह ट्रेन अब सिर्फ लोहे की गाड़ी नहीं, एक शापित जगह बन चुकी है। फिर उन्होंने आरव की ओर इशारा किया और बोली, वह तेरे सामने आई है क्योंकि तेरे साथ उसका कोई पुराना रिश्ता है। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर मां का हाथ पकड़ा। मां का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आरव, मुझे याद है, तुम्हारी नानी भी सालों पहले इसी ट्रेन से गई थी और रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा, कोई शव नहीं मिला, बस एक रहस्य बनकर रह गई वो। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह सब उसकी नानी से जुड़ा हुआ था? उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने फिर रूहिणी की ओर देखा। इस बार उसका चेहरा और भी भयावह लग रहा था। आंखें लाल, चेहरे पर खून की परतें और होंठों पर वह ठंडी डरावनी मुस्कान। धीरे धीरे वह उठकर बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, मैंने तेरी नानी को मरते देखा था, मैं सब जानती हूं। आरव का खून जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। पूरे डिब्बे का माहौल ठंडा और सन्नाटेदार हो गया। सब यात्री सहमे हुए एक दूसरे से सटे बैठे थे। बाहर घना अंधेरा और अंदर मौत जैसी खामोशी। और उस खामोशी के बीच रूहिणी की ठंडी डरावनी मुस्कान और उसकी आवाज। ट्रेन अचानक जोरदार झटके खाने लगी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे पटरियों से उतारने की कोशिश की हो। पूरे डिब्बे में हाहाकार मच गया। यात्री इधर उधर गिरने लगे, बच्चे रोने लगे, औरतों की चीखें हवा में तैरने लगीं। बैग और सूटकेस ऊपर की रैक से गिरकर लोगों पर चोट करने लगे। कुछ के सिर फट गए और खून बहने लगा। खिड़की से बाहर देखा तो घना जंगल दौड़ता हुआ नजर आया, मगर उसके बीच बीच में काले अंधेरे साए खड़े दिखाई देते थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे मौत की प्रतीक्षा कर रहे हों। आरव का दिल कांप रहा था। उसके सामने रूहिणी खड़ी थी। उसका चेहरा और भी खून से लथपथ हो चुका था।
उसकी आंखें लाल होकर जल रही थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर सच जानना है तो आखिरी डिब्बे में आओ, वही सब कुछ छुपा है। आरव ने माँ बाप और तन्वी की ओर देखा। वे सब डरे सहमे एक दूसरे से चिपके हुए थे, लेकिन भीतर से कोई अदृश्य ताकत आरव को धकेल रही थी कि वह आखिरी डिब्बे तक जाए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। डिब्बे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुला और फिर अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। आरव के हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। गलियारे की टिमटिमाती लाइट्स उसके चेहरे पर अजीब सी छाया डाल रही थीं। उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। आखिरकार वह आखिरी डिब्बे तक पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर बिखरी हुई खोपड़ियां और अधजले शव पड़े थे, मानो किसी भयानक हादसे में सैकड़ों लोग जलकर राख हो गए हों और उनकी आत्माएं आज भी इस डिब्बे में कैद हों। हर खोपड़ी की खाली आंखें उसे घूर रही थीं। हवा में सड़ी हुई मांस की गंध फैली हुई थी, जिससे उसका जी उलटने लगा। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी पीछे से सिद्धिमाई की भारी आवाज आई। वे जाने कैसे वहां पहुंच गई थीं। उन्होंने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, ये ट्रेन शापित है बेटा, ये कोई साधारण रेल नहीं। ये उन आत्माओं को ढोती है जो एक भयानक हादसे में मरी थीं, जिनकी चीखें कभी नहीं सुनी गईं। उनका दर्द आज भी इस डिब्बे में जिंदा है। आरव कांप उठा। उसने रूहिणी की ओर देखा, जो अब डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का सैलाब था। वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ रही थी। माहौल और भी भयावह होता जा रहा था। अचानक खिड़की की तरफ से जोरदार हवा का झोंका आया और उसी हवा के साथ एक खून से सना हाथ बाहर से अंदर घुस आया। वह हाथ लंबा और नुकीले नाखूनों वाला था। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, उस हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी सांसें रुक गईं, गला कसता चला गया। उस ताकत ने उसे खिड़की की ओर खींचना शुरू कर दिया। आरव पूरी ताकत से छटपटा रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी थीं। खिड़की के बाहर बस काला अंधेरा और स्थिर खड़े भयानक साए दिखाई दे रहे थे, जो मानो उसका इंतजार कर रहे हों। उसकी उंगलियां खिड़की की लोहे की सलाखों को कसकर पकड़ चुकी थीं, लेकिन वह खून से सना हाथ उसे बाहर खींचे जा रहा था। आरव की सांसें टूटने ही वाली थीं। खून से सना वह हाथ उसकी गर्दन को इतनी ताकत से खींच रहा था कि उसकी आंखें लाल हो गईं और शरीर बर्फ की तरह जम गया। तभी अचानक एक मंत्रोच्चारण जैसी आवाज गूंजी और उसी वक्त सिद्धिमाई ने उसके गले पर अपनी हथेली रख दी। उनका मुंह बुदबुदा रहा था, आंखें चमक रही थीं और वे किसी अदृश्य ताकत से जूझ रही थीं। अगले ही पल वह खून से सना हाथ चीख की आवाज के साथ हवा में गायब हो गया। आरव हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सिद्धिमाई ने उसकी ओर झुककर कहा, यह खेल साधारण नहीं है। यह ट्रेन सिर्फ आत्माओं की सवारी नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर इसे शापित किया है। हर डिब्बे में, हर चीख में किसी की काली नीयत छुपी है। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई की गहराई थी। आरव की रीढ़ में ठंडक उतर गई। उसने अपने आसपास देखा तो डिब्बे की हवा अब और भी भारी लगने लगी थी। उसी समय उसकी मां कांपती हुई आवाज में बोली, आरव, मुझे अब एक पुराना सच याद आ रहा है। हमारे परिवार की जायदाद पर कई सालों पहले बड़ा विवाद हुआ था। उस विवाद में कई लोग मारे गए और कहते हैं उनमें से कुछ इसी ट्रेन यात्रा के दौरान मौत का शिकार बने थे। शायद यही आत्माएं आज भी भटक रही हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव का दिल और तेज धड़कने लगा। रूहिणी, जो अब दरवाजे के पास खड़ी थी, धीरे धीरे आगे आई। उसकी आवाज इस बार और गहरी और कांपती हुई थी। उसने कहा, मैंने अपने हत्यारे को आखिरी बार इसी ट्रेन में देखा था और वह आज भी जिंदा है। मैं जानती हूं कि उसकी सांसें अब भी चल रही हैं, इस डिब्बे के बीच किसी यात्री में, या शायद तुम्हारे परिवार से जुड़े किसी इंसान में। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सीधे आरव की आंखों में देख रही थी। जैसे ही उसने यह कहा, डिब्बे का माहौल बदल गया। हर कोने से अलग अलग आवाजें आने लगीं। एक बूढ़ी आत्मा ने कहा, मुझे धक्का दिया गया था। किसी और की आवाज आई, मेरा गला घोंटा गया था। एक और ने फुसफुसाया, मुझे जलाकर मार दिया गया।
हर डिब्बे की आत्मा मानो आरव को अपना सच सुनाना चाह रही थी। वह आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि हर सुनने वाले का दिल कांप जाता। यात्री अब और ज्यादा घबराने लगे। किसी ने कहा कि यह ट्रेन कहीं पहुंच ही नहीं रही, बस अंधेरे में दौड़ती जा रही है। कोई बोला, यह हमें जीवित नहीं छोड़ने वाली, यह हमें मृत्यु लोक में ले जा रही है। उनके चेहरों पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। खिड़की से बाहर देखा तो अब सिर्फ घुप अंधेरा था, मानो इस रास्ते का कोई अंत ही नहीं। सिद्धिमाई ने भारी आवाज में कहा, इसका एक ही उपाय है, उस आत्मा को मुक्त करना जो इस शाप का मूल है। जब तक वह आत्मा बंधन में है, यह ट्रेन मौत का चक्रव्यूह बनी रहेगी। उनकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। सबकी नजरें अब रोहिणी पर टिक गईं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा भूतिया लग रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, वह आत्मा उसी से जुड़ी है जिसके कारण मैं मरी, और वह रिश्ता तुम्हारे परिवार से है, आरव। आरव की आंखें फैल गईं। उसके कानों में गूंज रही थीं वे सब आत्माओं की चीखें, उसका अपना परिवार और रोहिणी की डरावनी नजर। उसका दिल कांप उठा। उसने महसूस किया कि अब सच की डोर सीधे उसी के हाथ में आ गई है। आरव का दिल धड़कनों की दौड़ से बाहर निकल जाने को था। रोहिणी की आंखों में जलती हुई आग और उसकी फटी हुई आवाज मानो भीतर तक चुभ रही थी। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तेरी नानी की मौत हादसा नहीं थी, यह हत्या थी, और इस रहस्य की जड़ तेरे अपने खून में छुपी है। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मां की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। सिद्धिमाई ने गहरी सांस लेकर कहा, तेरे दादा इस सब के पीछे थे। उनके लालच ने न जाने कितनों की आत्माओं को भटका दिया। अचानक ट्रेन जोर से हिली और अगले ही पल डिब्बों में आग भड़क उठी। धुएं और लपटों ने सबको घेर लिया। यात्री घबराकर चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। कोई खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई दरवाजा खींच रहा था, लेकिन सब बेकार था। ट्रेन की दीवारें आग से चटक रही थीं और हर तरफ चीखों का समंदर गूंज रहा था। इस अफरा तफरी के बीच रोहिणी का चेहरा और भी राक्षसी हो गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं, दांत बाहर निकल आए थे और खून उसकी ठोड़ी तक बह रहा था। उसने आरव के सामने आकर गरजती हुई आवाज में कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब असली हत्यारे का नाम उजागर होगा। जब तक सच सामने नहीं आएगा, यह शाप मिटेगा नहीं। आरव हांफते हुए मां की ओर मुड़ा। मां की आंखों में घबराहट थी पर हिम्मत भी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हां बेटा, यह सच है। तुम्हारे दादा ने उस जमीन को हथियाने के लिए कई लोगों की जान ली। उसी रात जब ट्रेन हादसे में डूबी थी, उन्होंने अपने आदमियों से कई यात्रियों को मौत के घाट उतरवाया था। तुम्हारी नानी ने इसका विरोध किया और वही उनकी मौत की वजह बनी। आरव के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसके सामने जैसे वर्षों पुरानी तस्वीरें उभर आईं। जलती हुई ट्रेन, चीखते हुए यात्री और उसके अपने खून का विश्वासघात। रोहिणी की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें अब भी खून की प्यास जल रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा खून अधूरा है, मेरा बदला अधूरा है। जब तक सच सबके सामने नहीं आएगा, मैं इस ट्रेन को छोड़ नहीं सकती। सिद्धिमाई ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और प्रार्थना की तरह कहा, सुन ले, जो आत्माएं यहां कैद हैं, उनका दुख एक ही इंसान के लालच ने पैदा किया है। उसके पाप का बोझ अब आरव पर है। अगर यह सच जुबान से निकला तभी मुक्ति संभव होगी। आग की लपटें अब और तेज हो चुकी थीं। यात्री खून और धुएं से जूझते हुए गिरने लगे। आरव का दिल टूट रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, हां, मेरे दादा ही हत्यारे थे। उन्होंने ही इस ट्रेन को मौत का रास्ता बनाया। उसकी आवाज पूरी ट्रेन में गूंज उठी। एक पल के लिए सब रुक गया। आग की लपटें स्थिर हो गईं, यात्रियों की चीखें थम गईं और हवा ठंडी हो गई। रोहिणी की आंखों से आंसू टपके। उसका चेहरा एक क्षण के लिए शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजरें आरव पर टिक गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन शाप सिर्फ सच कह देने से नहीं मिटेगा। इसे खत्म करने के लिए बलिदान चाहिए। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, कौन सा बलिदान? रोहिणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसका चेहरा अब आधा इंसान और आधा राख जैसा लग रहा था। उसने ठंडी हवा में कांपते स्वर में कहा, तेरी आत्मा का बलिदान।
तभी यह ट्रेन और इसकी कैद आत्माएं मुक्त होंगी। आरव के होंठ सूख गए, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि अब उसके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी जान बचाकर भागे और पूरी ट्रेन हमेशा के लिए शापित बनी रहे, या फिर अपनी आत्मा देकर उन सबको मुक्त कर दे। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ, यह यात्रा दरअसल उसी के लिए थी। ट्रेन अब पटरी पर नहीं, मानो किसी अंधकार की सुरंग में दौड़ रही थी। खिड़कियों के बाहर सिर्फ काला सन्नाटा था, इतना गहरा कि आंखें भी थक कर हार जाईं। डिब्बे के अंदर आग की लपटें बुझ चुकी थीं, मगर हवा और भी ठंडी और भारी हो गई थी। हर यात्री के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सबको लग रहा था मानो मौत ने उन्हें घेर लिया हो। और इस सन्नाटे के बीच रूहिणी की ठंडी, कांपती लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, आरव, अगर तूने बलिदान नहीं दिया तो तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। यहां कोई नहीं बचेगा, न तेरी माँ न तेरी बहन। आरव के दिल पर मानो किसी ने पत्थर रख दिया। वह माँ और तन्वी की ओर देखता है। दोनों डरी सहमी आंखों से उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में विनती थी कि वह उन्हें बचा ले। सिद्धिमाई भी उसकी ओर देख रही थीं। उनकी आंखों में गहरी थकान और सच्चाई थी। वे कुछ कह नहीं रही थीं, पर उनका चेहरा मानो बता रहा था कि बलिदान ही इस शाप का अंत है। आरव का गला सूख गया। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, अगर मेरी आत्मा से तुझे मुक्ति मिल सकती है तो ले जा, लेकिन मेरा परिवार जिंदा रहना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दृढ़ता भी थी। रूहिणी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब भयावह कम और पीड़ा से भरा अधिक लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और आरव की हथेली थाम ली। जैसे ही उसके हाथ ने आरव का हाथ पकड़ा, उसके शरीर से रोशनी छूटने लगी। यात्री स्तब्ध होकर देख रहे थे कि आरव धीरे धीरे धुंध में बदलता जा रहा है। उसकी परछाई धुंधली पड़ने लगी। उसकी आवाज धीमी हो गई। मां चिल्लाई, नहीं आरव, तू हमें छोड़कर मत जा। तन्वी रोने लगी और पिताजी ने बेतहाशा उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उनके हाथ हवा को ही पकड़ पाए। आरव ने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखा। होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मां, तन्वी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस याद रखना। और अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह गायब हो गया। डिब्बे में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। वही ट्रेन जो अब तक मौत और चीखों का अड्डा बन चुकी थी, अचानक उजाले की ओर बढ़ने लगी। सुरंग का अंधेरा हटने लगा और बाहर की खिड़कियों से सुनहरी रोशनी अंदर आने लगी। हवा हल्की हो गई। यात्रियों के चेहरे पर राहत झलकने लगी। ट्रेन धीरे धीरे एक सामान्य स्टेशन पर रुकी। सभी यात्री सुरक्षित बाहर उतर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब भी जो हुआ वह सपना था या सच, मगर उनकी आंखों में एक ही तस्वीर अटकी थी, आरव का बलिदान। उसका परिवार सिसकियों में टूट चुका था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उन्हें संतोष था कि वे जिंदा बचे हैं। और वहीं दूसरी ओर रूहिणी भी मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा अब शांत था, आंखों में संतोष था। उसने धीरे धीरे अपनी लाल आंखें बंद की और धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। आरव का परिवार स्टेशन पर खड़ा रो रहा था। उनके पास सामान था, जिंदगी थी, लेकिन उनका बेटा अब सिर्फ यादों और बलिदान में जिंदा था। ट्रेन फिर से सीटी बजाकर आगे बढ़ी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वक्त गुजरता गया। कई साल बीत गए। नई दिल्ली से गांव जाने वाली वही ट्रेन अब भी रोज की तरह चलती रही। यात्री आते जाते रहे। किसी को उस रात का सच पता नहीं था, लेकिन एक रात जब वही ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी, एक नया यात्री खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। अचानक उसने शीशे में झांका और उसकी आंखें फैल गईं। शीशे में उसकी अपनी परछाई नहीं थी, वहां कोई और खड़ा था। वह था आरव। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें गहरी और होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। वही मुस्कान जिसने कभी रूहिणी को शांति दिलाई थी, मगर अब एक और यात्री के लिए डर की अधूरी यात्रा शुरू करने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी और रहस्यमयी कहानी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना। सोचिए, एक साधारण सी ट्रेन यात्रा कैसे मौत और अंधेरे की सुरंग में बदल सकती है, और कैसे एक मुस्कान जो कभी मासूम थी, हमेशा के लिए एक रहस्यमयी डर का प्रतीक बन जाती है।
शायद अगली बार जब आप किसी रेलवे स्टेशन से सफर पर निकलें तो यह कहानी आपके जहन में जरूर तैर जाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चैनल ईरी हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करें ताकि अगली खतरनाक और सच्ची घटनाओं की कहानियां आप सबसे पहले सुन सकें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे डरावना लगा। याद रखिए, हर सफर हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचता। कभी कभी वह सफर आपको सीधे अंधेरे की गोद में भी ले जा सकता है।